यस, हम लोग लास्ट डे किए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। लास्ट क्लास ये बता देते, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताए थे ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिफरेंट फॉर्मूला और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और उसमें कुछ सॉल्व नहीं किए थे, सिर्फ बताए थे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैसे करोगे। ओके ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एक्स्ट्रा और क्या सीखना है। अरे अब शुरू कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। अब हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू एज वेट। देयर आर टू डिफरेंट कंडीशन। एक हो गया बेस्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ वेट, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू एज वेट। फर्स्ट वन बुक वैल्यू ऑफ वेट। ओके, समझते बुक वैल्यू ऑफ वेट क्या होता है और उसके हिसाब से वेटेड एवरेज कैसे करोगे। अब बताओ कितना सारे सोर्स ऑफ फिनेंस बताए थे। सोर्स ऑफ फिनेंस, बोलो कितना सारे सोर्स था। एक आपका था लोन, सेकेंड फिनेंस क्या था? डिबेंचर, थर्ड फिनेंस प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ इक्विटी शेयर्स, और फिफ्थ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स या इसका नाम क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सारा डिफरेंट सोर्स था और सबका कॉस्ट फाइंड किए थे। सबका कॉस्ट फाइंड किए थे, तो क्या कॉस्ट फाइंड किए थे? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ लोन को क्या बोलते थे? के एल। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को क्या लिखे थे? के डी। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये क्या था? के पी। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के आर। तो एक एक इंडिविजुअली सबका कॉस्ट फाइंड किए थे। अब इसमें वेट देखना होगा। वेटेड एवरेज तो वेट लेंगे ना, वेटेड एवरेज तो क्या लेंगे हम लोग? वेट। तो नेक्स्ट एक कॉलम करो वेट, और इसमें वेट क्या चीज का आएगा ना? बुक वैल्यू। ऊपर लिख दिया देखो, बुक वैल्यू वेट लेना है। नाउ वेट के से पहले एक बार समझते स्टैटिस्टिक्स में आते। अगेन फर्स्ट सेम याद करो, फर्स्ट सेम में स्टैटिस्टिक्स किए थे। फर्स्ट सेम में भी था स्टैटिस्टिक्स, थर्ड सेम में मैथ्स था, स्टैटिस्टिक्स भी था। तो फर्स्ट सेम में स्टैटिस्टिक्स में एक किए थे मीन। तो मीन में आते, मीन में दो था, सॉरी मीन तीन तरह का था। एक एरिथमेटिक मीन, एक जियोमेट्रिक मीन, और एक हार्मोनिक मीन। तीन मीन था ना। और ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये सब फॉर्मूला लिखना नहीं है, बहुत पहले कर चुके। एक मीन क्या था? एरिथमेटिक मीन। दूसरा क्या था? जियोमेट्रिक। थर्ड हार्मोनिक। ओनली मीन दे रहे तो क्या मानते थे? एरिथमेटिक मीन। अब एरिथमेटिक मीन, ओहो इधर उधर हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं कभी कभी। एरिथमेटिक मीन में फिर दो था, एक था सिंपल एवरेज और एक था वेटेड एवरेज। याद आ रहा है? सिंपल एवरेज में क्या फॉर्मूला था? ये लिखोगे नहीं, ये लिखना ही नहीं है, जस्ट कंसेप्ट दे रहे हैं। तो सिंपल एवरेज में बोलो क्या फॉर्मूला था? समेशन ऑफ एक्स
डिवाइड बाय एन, यही तो था। और वेटेड एवरेज क्या था? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन, ये फॉर्मूला था ना, बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें जहां फ्रीक्वेंसी नहीं था, वेट नहीं था, उसके इसमें सिंपल अप्लाई होता था। अब फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो क्या करोगे? वेट लेके करोगे ना। जो इतना सारे फिनांस किए, इतना सारे फिनांस किए, इसका वेट क्या लेंगे? अच्छा, लोन अमाउंट जितना, क्या उतना ही का इक्विटी, उतना ही प्रेफरेंस होता है? डिफरेंट होता है ना। तो वैल्यू ऑफ फिनांस क्या था? वो हो जाएगा वेट। क्या हो जाएगा? वेट। वैल्यू ऑफ फिनांस, जैसे लोन था, से लोन था 2 लाख, तो इसमें वेट कितना लिख लेंगे? 2। और डिबेंचर इश्यू किए थे 5 लाख, तो कितना आ जाएगा? 5। डिफरेंट सोर्स। इक्विटी प्रेफरेंस इश्यू किए थे 3 लाख, ये भी लिखना नहीं है, हम फॉर्मूला में आ रहे हैं। 3 लाख तो 3 लाख लिख लोगे। नेक्स्ट, इक्विटी इशू किए थे 5 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस था 10 लाख। तो बोलो ये सारा सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। सबको ऐड करोगे क्या आएगा आपका? टोटल फाइनेंस। दीज आर द वेट। तो वेट किसको लेंगे? किसको वेट लेंगे बोलो? डिफरेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंस। अब वैल्यू में दो वैल्यू है, एक बुक वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। कैसे बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू? ओके, इक्विटी शेयर इश्यू किए थे जो 5 लाख बैलेंस शीट में लिखते, तो 5 लाख, एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, तो बोलो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 5 लाख बाय 10, 50,000 शेयर्स था। फेस वैल्यू 10, वही तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड था। लेकिन मार्केट में क्या 10 रुपीज ही चलता है? 10 रुपए का शेयर कभी 2,000 रुपया होता है, कभी 200 रुपया होता है, कभी 2 रुपया भी होता है। तो मार्केट वैल्यू कुछ और है, लेकिन बुक्स में कुछ और रिकॉर्ड है। तो ये सारा फिनांस का अगर बुक वैल्यू लेके कैलकुलेशन करेंगे तो जगह बुक वैल्यू वेट अकॉर्डिंग टू दैट वेटेड एवरेज, और सबका मार्केट वैल्यू लेके करेंगे तो वेटेड एवरेज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। क्लियर है ना? तो इसमें सारा वैल्यू लिखे बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू को हम डिफरेंट नोटेशन ले रहे हैं। अब इसमें लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ लोन को KL लिखे थे, तो वेट ऑफ लोन को WL लिखेंगे। वेट ऑफ लोन क्या आ रहा है आपका? WL। डिबेंचर, इसका भी बुक वैल्यू, इसको क्या लेंगे? WD। प्रेफरेंस शेयर्स तो क्या लिखेंगे? WP। शेयर्स तो क्या लिखेंगे? इक्विटी, WE। रिटेन अर्निंग्स तो क्या आ जाएगा? WR। तो बोलो एक कॉस्ट है और आपका वेट है। अब एक बार आ जाओ वेटेड एवरेज फॉर्मूला में, क्या था बोलो? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ, इसमें एफ मतलब वेट हो रहा है ना, कॉस्ट तो आपका के था, तो ये आपका कॉस्ट है, ये आपका वेट है। तो एफ, ये आपका एफ के जगह लिख लो W, वेट। तो वेट के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? वेट। तो इनटू करोगे तो प्रोडक्ट आएगा, और उसको जोड़ लोगे तो समेशन ऑफ वेट, समेशन आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या फाइंड करोगे? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब वेट के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? प्रोडक्ट्स, दैट इज। अच्छा, कॉस्ट को हम लोग इसमें के लिख लेते, वेट को W लिख लेते, तो क्या करोगे? के मल्टीप्लाइड बाई W। क्या करोगे? के इंटू करोगे W, एक करोगे ना? यस, तो मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा? KL इंटू WL। फर्स्ट वन हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, KL WL। सेकेंड क्या मिलेगा आपको? बताओ बताओ। KD WD। नेक्स्ट थर्ड क्या मिलेगा आपको? KP WP। फोर्थ KE WE, एंड लास्ट KR WR। अब इन सबको जोड़ लोगे, इन सबको जोड़ लोगे, क्या मिलेगा? समेशन ऑफ प्रोडक्ट, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या था? समेशन। तो समेशन जो भी आएगा उसको आप लिखोगे समेशन, यहीं पे लिखते हैं समेशन ऑफ KW। क्या मिलेगा आपको? समेशन ऑफ KW। और वेट को जोड़ लोगे तो क्या मिलेगा आपको? समेशन ऑफ W। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? वेटेड एवरेज, समेशन ऑफ KW डिवाइड बाय समेशन ऑफ W, बस हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज। बोलो समझ में आया? तो लिखो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट, देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट में ये टर्म यूज करते हैं WACC, और इसमें सिर्फ वेटेड एवरेज होता है, सिंपल एवरेज नहीं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू
फॉर्मूला बोलो क्या लिखोगे, समेशन ऑफ के डब्ल्यू और डिवाइड बाय क्या करोगे, समेशन ऑफ डब्ल्यू। यस कंप्लीट, ये था फॉर्मूला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, बुक वैल्यू एज वेट। क्लियर है, ओके बोलो इज इट क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी मैट ओपन करो पेज 28, स्टडी मैट ओपन करो पेज 28, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आपको डिफरेंट सोर्स दे दिए ना, क्या क्या सोर्स दिए, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड, तो इसमें एक नहीं है, लोन नहीं है, लोन छोड़ के बाकी सारा है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट कॉलम क्या दिए, अमाउंट इन रुपीज, मतलब सबका वैल्यू दे दिया आपको, तो आपका वेट दे दिया ना, सबका वेट दे दिया। एंड लास्ट कॉलम में बोलो क्या दिया फिर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सबका कॉस्ट दे दिए, सबका वेट दे दिए और सोर्स दे दिए ना, तो इसमें वेटेड एवरेज करोगे। अच्छा, इसमें सब कुछ तो दे दिया है, आपको सिर्फ एवरेज करना है। तो स्टार्ट करो, लिखो टेबल शोइंग, टेबल शोइंग weighted average cost of capital of, कंपनी का नाम, टेबल शोइंग weighted average cost of capital of, नेम ऑफ कंपनी, बस वही टेबल करो, एक सोर्स, नेक्स्ट कॉस्ट, वेट, है ना, और प्रोडक्ट। एक कॉलम लिखोगे सोर्सेस, सेकेंड कॉलम में लिखो कॉस्ट, के नेक्स्ट कॉलम में लिखो वेट, डब्ल्यू एंड प्रोडक्ट, के डब्ल्यू, सोर्स, कॉस्ट, वेट एंड देयर प्रोडक्ट्स। हो गया, बोलो सोर्स में फर्स्ट क्या था, डिबेंचर्स, सोर्स फर्स्ट डिबेंचर। अब बोलो कॉस्ट कितना दिया है डिबेंचर में, कॉस्ट कितना दिया बताओ, 1250 कॉस्ट है या वेट है, कॉस्ट तो परसेंटेज रेट होता है ना, तो लास्ट कॉलम में देखो कॉस्ट कितना परसेंट दिया था, कॉस्ट ऑलवेज परसेंटेज में होता है, कैलकुलेशन कर चुके हम लोग। और इसमें बोलो वेट कितना लिखोगे, 12,50,000, ओके। अब सबका लिख लो, फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट आपका प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें कॉस्ट कितना, कॉस्ट कितना बोलो, 12, राइट। और फिर वेट 6,25,000। थर्ड वन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट कितना 16 और वेट कितना, वेट इज 5 लाख। और लास्ट वन रिटेन्ड अर्निंग्स आर ई, शॉर्ट में, कॉस्ट बोलो कितना दिए 10% और वेट 1,25,000, राइट। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर लो मल्टीप्लाई करो, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, सबका सेपरेट है ना। 6 इंटू 1250 करो, 6 इंटू 1250, अरे बताओ हमको, 6 इंटू 1250 75 लाख। नेक्स्ट सेकेंड बोलो, ये भी 75 लाख।
थर्ड कितना हो गया 80 लाख और लास्ट 12,50,000। अब लास्ट टू कॉलम को ऐड कर लोगे सिग्मा आ जाएगा, समेशन मिल जाएगा ना। तो ऐड करके नीचे लिखना समेशन ऑफ डब्ल्यू, इसमें लिख लेना समेशन ऑफ के डब्ल्यू, राइट। अब ऐड करते जाओ, सबको जोड़ो, कितना रहे बोलो, 6 7 7 50 12 7 20 लाख 25 लाख। बोलो टोटल वेट कितना है 25 लाख ना। अब टोटल कॉस्ट, टोटल वेट, वेट इनटू करके प्रोडक्ट्स 75 75 150 150 80 230 2 करोड़ 42 लाख 50,000 2 करोड़ 42 लाख 50,000। बस हो गया। अब एवरेज कर लो, therefore weighted average cost of capital डिवाइड करोगे आ जाएगा। therefore weighted average cost of capital equal to summation of kw divide by summation of w। 2 करोड़ 42 लाख 50,000 डिवाइड बाई 25 लाख, डिवाइड करो 9.78%। तो ओवरऑल मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना परसेंट हो जाएगा आपका 9.7%। एकदम इजी है ना। अरे बोलो इजी है या नहीं, वेरी वेरी इजी। लेकिन यही क्वेश्चन लॉन्ग कब कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन में सिर्फ दे दिए डिबेंचर इतना था, प्रेफरेंस शेयर इतना था, सबका कॉस्ट फाइंड करोगे, फाइंड करना होगा ना, फॉर्मूला से कहते। तो सबका कॉस्ट इंडिविजुअली फाइंड करोगे, इसके बाद वेटेड एवरेज करोगे, तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन सबका कॉस्ट इंडिविजुअली जो सीखे थे वो कैलकुलेशन भी करना होगा, तो आपका लेंदी हो जाएगा। ओके बोलो, ये समझ में आया। तो हम इस फॉर्मूला तो दिए, हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स करते थे ना वही कंसेप्ट बताए, सिग्मा एफ टेबल करते थे ना, लेकिन इसको शॉर्टकट एक फॉर्मूला है। अब हम शॉर्टकट फॉर्मूला लिखे कि ऑलवेज टेबल करना नहीं होगा। कैसे करोगे, लिखो अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके लिए ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस cost of retained earnings into weight of retained earnings plus cost of preference into weight of preference plus cost of debenture into weight of debenture plus cost of loan into weight of loan। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, टेबल बनाने का जरूरत नहीं, सबका कॉस्ट फाइंड कर लोगे, सबका वेट फाइंड कर लोगे, और सबको क्या करोगे इनटू कर लोगे। सर समेशन ऑफ वेट डिवाइड भी तो होना चाहिए। एक्चुअली वेट इसमें कुछ डिफरेंट है, इसमें वेट का मतलब हो रहा है, लिखो वेट इक्वल टू, वेट मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। वेट मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन। वेट मतलब होता है प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन। अच्छा प्रोबेबिलिटी फिर फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला था, अरे बेसिक फॉर्मूला बोलो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है। हाँ तो क्या फॉर्मूला था बोलो, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, यही तो होता था ना। तो एफ एक्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय यूनिवर्सल एफ यू,
एफ एक्स डिवाइड बाय एफ यू, ये होता था। अच्छा, ये सब एफ एक्स एफ यू से ना दिमाग खराब हो जाता है, फंक्शन कहां से आ गया। ओके, एक कॉइन टॉस किए, बोलो कितना आउटकम्स है, आइदर हेड और टेल। तो टोटल आउटकम्स कितना, 2, हेड 1, तो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/2। टेल का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/2। प्रोपोर्शन हो गया ना। और टोटल कितना होता है, 1 होता है। ऑलवेज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसको भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। तो अब आ जाते इसमें, क्या बोले थे, वेट मतलब प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन। अब उस लास्ट एग्जांपल में आते, बताओ इसमें डिबेंचर कितना का दिया था, 1250। टोटल फाइनेंस कितना था, 25। मतलब डिबेंचर का प्रोपोर्शन क्या है, 1215 डिवाइड बाई 25, रेशियो आ जाएगा ना। ये प्रोपोर्शन, इसी को आप वेट बोलोगे। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कितना का था, 625 डिवाइड बाय टोटल फाइनेंस कितना, 25, तो ये सेकेंड प्रोपोर्शन। थर्ड, 5 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो सबका प्रोपोर्शन फाइंड कर लो, इसको प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। और समेशन ऑफ प्रोपोर्शन, समेशन टोटल क्या आएगा, 1। प्रोबेबिलिटी टोटल कितना आता है, 1। तो बस, इसलिए जब टोटल समेशन ऑफ वेट 1 है तो डिवाइड बाय 1 करने का, अरे इसमें डिवाइड बाय 1 करने का क्या जरूरत है, तो डिवीजन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सबको इनटू करोगे, जोड़ लोगे, तो आ जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा आपको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो इसीलिए ना आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स सिखाया गया था कि 6 सेमेस्टर में इसको अप्लाई करेंगे। वो तो सीखे थे फॉर्मूला, अब इसमें एप्लीकेशन हो रहे हैं। और आगे जाओगे तो और भी एप्लीकेशन सीखोगे, इसमें आगे रिग्रेशन, कोरिलेशन सब सीखे थे, सब अप्लाई, स्टैंडर्ड डेविएशन। डिसीजन लेना होगा, एक डिसीजन लेना होगा। मतलब एक कंपनी मेडिसिन बनाए, न्यू मेडिसिन, मेडिसिन बनाने के उसको ट्रायल करते ना, ट्रायल रहते, कैसे ट्रायल करते, जैसे वैक्सीन बनाया था, कुछ आदमी को सैंपल किए थे, उनको दिए थे, उसका इफेक्ट हुआ, क्या इफेक्ट है देखते, फिर उसमें कितना परसेंट अच्छा हुआ, कितना नेगेटिव इफेक्ट है, उससे वो एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, एस्टिमेशन आएगा। और एस्टिमेशन से सैंपल टेस्ट होता है, सैंपलिंग चैप्टर है, वो भी पढ़े नहीं। इतना कुछ करके डिसीजन होता है। और वो डिसीजन के बाद उन लोगों ने डिसीजन लेते इस मेडिसिन को लॉन्च करना चाहिए या नहीं। अप टू स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन होने से तभी लॉन्च होगा, और मेंटेन नहीं हो रहे तो लॉन्च नहीं होगा। तो ये एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें भी जब हम लोग फिनांस ले रहे हैं ना, फिनांस के लिए भी एनालिसिस करना होगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना हो रहा है, हम लोन लेने जाएंगे, इंटरेस्ट वेटेड एवरेज से भी ज्यादा है, तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस में इंपैक्ट हो सकता है। उससे बिलो है तो लोन फेवरेबल हो जाएगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट इसीलिए देखा जाता है, ठीक है ना। यस, अब क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आप लोग ट्राई करोगे इसको। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, अब मैथ का नहीं, अपने से दे रहे हैं, ठीक है। फाइंड करोगे weighted average cost of capital from the following. Find weighted average cost of capital from the following. Information है 1, cost of loan 8%, cost of loan 8%, and book value 10 lakhs rupees or a percentage. Second, cost of debenture question mark, book value 20 lakh. Cost of debenture how much, question mark, but book value is given. कितना book value दे रहे हैं, 20 lakh. Third, cost of preference share, ये आपका 9%, बुक वैल्यू 10 लाख. फोर्थ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ये आपको दे दिए
12%. Book value of equity 10 lakh. Fifth, cost of reserve and surplus, मतलब retained earnings, question mark, book value 50 lakh. Okay, this is the information. Further information, एक एडिशनल नोट दे रहे हैं आपको, डिबेंचर्स आर इशूड at par. Debentures are issued at par at 10% interest, redeemable after 5 years at 10% premium. Debentures are issued at par at 10% interest, redeemable after 5 years at 10% premium, and rate of tax is 30%. Yes, ये हो गया आपका क्वेश्चन. ओके, ये था क्वेश्चन. अब बोलो समझ में क्या आया, कितना समझ में आया. वेटेड एवरेज करना है तो सबका कॉस्ट चाहिए. सबका कॉस्ट में से दो कॉस्ट मिसिंग है. किसका कॉस्ट मिसिंग है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सबसे पहले फाइंड करेंगे और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स फाइंड करेंगे. जब फाइंड हो जाएगा इसके बाद सबका तो वेट दे दिए ना, बुक वैल्यू दे दिए, तो सबका वेट है. सिर्फ फाइंड करोगे. क्या फाइंड करोगे? दो कॉस्ट फाइंड करोगे, इसके बाद वेटेड एवरेज हो जाएगा. बोलो क्लियर है या नहीं? अरे क्लियर है तो स्टार्ट करो. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए दो फॉर्मूला दिए थे, एक था रिडीमेबल और एक था परपेचुअल. तो इसमें क्या लगेगा? रिडीमेबल और परपेचुअल. रिडीमेबल, तो रिडीमेबल में फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला पुट करो. लिखो सॉल्यूशन. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर रिडीमेबल, आप ही लोग बोलोगे फॉर्मूला के डी क्या था? आई इंटू क्या करोगे? 1 माइनस टी प्लस 1 बाई एन इंटू सब, मतलब फॉर्मूला आरबी माइनस एनपी होल डिवाइड बाय एवरेज करोगे. आरबी प्लस एनपी. अभी अच्छा, हाँ याद आ रहा है इतना देर बाद. एवरेज करोगे और इनटू क्या करोगे? 100. ओके. और ये जो आरबी माइनस एनपी, इसमें भी कभी कभी 1 माइनस टी अप्लाई करते, तो जनरली कुछ नहीं बोला तो इग्नोर करेंगे. यस, अब डायरेक्ट पुट करो. डायरेक्ट पुट करो. बोलो आई मतलब क्या बोले थे? आई मतलब क्या बोले थे? इंटरेस्ट पार डिबेंचर. डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना दिया है? एट पार बोला, लेकिन फेस वैल्यू पार डिबेंचर कितना था? नहीं बोला ना. क्या मानोगे? 100. फेस वैल्यू नहीं दे रहे तो क्या मानोगे? 100. तो 100 पे बोलो डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट क्या था? 10%. तो 100 पे 10% क्या होता है? 10. तो आई इक्वल टू कितना हो गया आपका? 10. समझ में आया? तो इनटू 1 माइनस टैक्स रेट बोलो कितना था? 30%. तो 30/100 इक्वल टू क्या होता है? 0.3 आफ्टर टैक्स हो गया. प्लस बोलो कितना साल बाद रिडम्पशन करना है? तो एन क्या है? 5. तो 1 डिवाइड बाई 5 इनटू क्या प्राइस में रिडम्पशन हो रहा था? 10% प्रीमियम. तो 100 का डिवेंचर 10% प्रीमियम कितना रिपे करोगे? 110. रिडम्पशन कितना में करोगे? 110 रिपे करोगे. और इशू प्राइस क्या था? एट पार. बोलो एनपी मतलब क्या? नेट प्रॉफिट्स. इशू प्राइस एक्सपेंसेस तो नहीं दिया ना. तो एनपी इक्वल टू क्या? 100 डिवाइड बाय एवरेज कर लो. 110 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, और इससे आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज. सॉरी, दैट शुड बी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर. नाउ फाइंड इट.
कॉस्ट ऑफ डिवेंचर फाइंड करो। 1 माइनस 0.3 कितना 0.7 और 0.7 में 10 इंटू करोगे तो 7। पहले ब्रैकेट करो 110 माइनस 100 10 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड बाय 110 प्लस 100 बाय 2 105 और इंटू करो 100 तो आपको मिल जाएगा वेटेड सॉरी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। फाइंड करो बोलो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना है 8.57 तो 8.57%। तो एक कॉस्ट मिल गया हम लोग को। कौन सा कॉस्ट मिल गया डिवेंचर कॉस्ट। अब बोलो और कौन सा कॉस्ट मिसिंग है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है ना। तो के आर इक्वल टू क्या होता है के आर इक्वल टू क्या होता है के हाँ मार्जिनल टैक्स कमीशन ब्रोकरेज है तो चेंज होगा अदरवाइज ऑलवेज क्या मानोगे के आर इक्वल टू के तो के बोलो तो क्वेश्चन में दे दिया था के क्वेश्चन में आपको दे दिया था ऑलरेडी और इट इज गिवन हाउ मच 12%। तो सबका कॉस्ट अब मिल गया ना सबका कॉस्ट फाइंड कर लिए। अब सबका वेट प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे तो लिखो वेट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन मतलब रेशियो करोगे ना। तो वेट पहले बोलो फर्स्ट फाइनेंस कौन सा था सबसे पहले कौन सा फाइनेंस था लोन। तो वेट प्रोपोर्शन इक्वल टू नीचे आप लिखते जाओ वेट ऑफ लोन WL वेट ऑफ लोन तो WL। तो लोन बोलो टोटल फाइनेंस में लोन कितना था क्वेश्चन देखो लोन कितना था 10। अब एक बार इन सबको जोड़ लो तो टोटल फाइनेंस मिलेगा सबको ऐड करो 100 आ रहा है ना तो 10 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया 0.1 ना। नेक्स्ट वेट ऑफ डिबेंचर बोलो कितना दिए थे 20 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा 0.2। थर्ड वेट ऑफ प्रेफरेंस ये भी 10 था ना डिवाइड बाय 100 तो कितना हो गया 0.1। वेट ऑफ इक्विटी कितना था बोलो तो ये भी 10 डिवाइड बाय 100 0.10। और वेट ऑफ रिटेन अर्निंग ये 50 था डिवाइड बाय 100 0.50। ठीक है बस सबका वेट आ गया। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट अब क्या करोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड करोगे। Therefore, weighted average cost of capital अब मैंने जो ऑल्टरनेट फॉर्मूला दिए थे लिखो क्या फॉर्मूला दिए थे पहले इक्विटी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फाइनेंस का इक्विटी सबसे पहले होता है ना मतलब रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट याद करो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल हो गया। फिर रिटेन अर्निंग्स कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इनटू वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स प्लस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इनटू वेट ऑफ डिबेंचर प्लस कॉस्ट ऑफ लोन इनटू वेट ऑफ लोन। यस अब मल्टीप्लाई करके जोड़ लोगे ठीक है बोलो फॉर्मूला लिख लिए। अब बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या था 12 इंटू वेट कितना है WE देखोगे 0.10 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यस बोलो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना दिया था नहीं 9 इंटू वेट कितना है 0.1 प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स 12 इंटू वेट कितना 0.5। नेक्स्ट बोलो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अरे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यस कितना फाइंड किए थे 8.57 एंड देयर वेट 0.2 और लास्ट कॉस्ट ऑफ लोन 8 दिए थे ना और इसमें वेट कितना है 0.2 इंटू करो जोड़ लो सबको इंटू करो और ऐड करो तो आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट। इससे मिलेगा आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ठीक है।
मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1.2, ये हो गया 0.9, ये हो जाएगा आपका 0.6। नेक्स्ट तो 8 इंटू 0.2 1.7714, लास्ट ये हो गया आपका 0.8 एंड फिर सबको जोड़ लेना 1.2 0.8 2 3.5 3.5 4.5 कितना रहे 10 पॉइंट, एक मिनट बता रहा हूँ 12 इंटू पॉइंट, अरे ये तो 6 हो जाएगा एग्जैक्टली 0.5 था ना, ये हो गया 6। ठीक है ठीक है ठीक है, आप करो 10.614, तो ये हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट। आया समझ में? आप एक फिर मैथ से लेते, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 अपना स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, बस यहीं पे झमेला है। एक बोला बिफोर टैक्स और एक क्या बोला आफ्टर टैक्स। नाउ प्रोपोर्शन ऑफ न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब रेशियो दे दिया है, प्रोपोर्शन ऑफ न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो मतलब वेट दे दिया आपको, कितना परसेंट, इक्विटी 25%, प्रेफरेंस 10% और डेप्ट कितना 50% और रिटेन अर्निंग्स 50%। तो प्रोपोर्शन मतलब वेट हो जाएगा ना, क्या बोले थे, एक प्रोपोर्शन होता है और एक अमाउंट होता है, अमाउंट वाइज तो वेट लेके फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, फिर प्रोपोर्शन तो ऑल्टरनेटिव किए थे ना, तो लिखो वेट प्रोपोर्शन, वेट प्रोपोर्शन। वेट ऑफ इक्विटी WE, वेट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट बोला 25% मतलब डिवाइड बाय 100 है ना, तो इट शुड बी 0.25। अरे टोटल देखो ये सारा फिनेंस को जोड़ो तो टोटल 100 ही है, तो परसेंट मतलब क्या 25/100, तो रेशियो आ गया कितना हो गया आपका 0.25। नेक्स्ट प्रेफरेंस परसेंटेज WP, वेट ऑफ प्रेफरेंस, इट वाज 10 और 10 आउट ऑफ कितना 100, सब में तो प्रोपोर्शन तो रेशियो 100 आएगा ना, कितना हो रहा है 0.10। थर्ड वन डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट ये कितना है 50 है ना, 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5। फिर रिटेन अर्निंग्स WR, रिटेन अर्निंग्स ये था 15 डिवाइड बाय 100 इज 0.15। तो चार डिफरेंट फिनेंस था, सबका प्रोपोर्शन मतलब वेट फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट कॉलम में जाओ, क्या दिया था, नेक्स्ट कॉलम में देखो क्या दिया है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स है ना, तो टैक्स एडजस्ट नहीं किए थे, तो इसमें एक तो पूछ रहे ना आपसे
कि वेटेड एवरेज कॉस्ट बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स फाइंड कर लेते। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड वेट ऑफ डिवेंचर। लास्ट कॉलम में जाओ, इक्विटी कॉस्ट कितना परसेंट दिया था, 24.44। अब अभी जो कैलकुलेशन की तो वेट प्रोपोर्शन इक्विटी में कितना, इक्विटी का बोलो कितना था, 0.25 प्लस। अब फिर देखो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में कॉस्ट कितना दिया, 27.29। अब प्रेफरेंस में वेट कितना फाइंड किए थे, 0.1। थर्ड हम लोग रिटेन अर्निंग्स लिखे, ध्यान देना रिटेन अर्निंग्स, तो रिटेन अर्निंग्स में कॉस्ट कितना दिया है, 18.33। अब रिटेन अर्निंग्स में वेट कितना, 15 लास्ट। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डेप क्या दिए थे, 7.99 इनटू वेट कितना लिखोगे, 0.5। बस मल्टीप्लाई करो, जोड़ लो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ये हो जाएगा आंसर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट बिफोर टैक्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट बिफोर टैक्स। हम और सब मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे, आप लोग फाइनल आंसर बोलोगे। हो गया, कैलकुलेटर में शॉर्टकट अप्लाई आता है या नहीं, कैलकुलेटर में इस केस में m प्लस करते जाओगे, लास्ट में MRC करोगे, टोटल आ जाएगा 15.5835, तो 584% लिख सकते हैं। आंसर तो 2 डेसिमल दे रहा था, देखो कितना दिया था, 15.58। यस, इजी है ना बहुत। 9, अब इसी क्वेश्चन में फिर पूछा आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स में चेंज कहां आएगा, नेक्स्ट लिखो आप, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स इक्वल टू टैक्स बेनिफिट हम लोग कहां लेते, ये सब सारा फिनेंस देखो, कौन सा फिनेंस में टैक्स बेनिफिट लेते, डिवेंचर, इंटरेस्ट है ना, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इसलिए डिवेंचर में कैलकुलेशन करते थे ना 1-3। लेकिन क्या इक्विटी में टैक्स बेनिफिट लेते, तो आफ्टर बिफोर कुछ नहीं होता है, प्रेफरेंस नो, रिटर्न अर्निंग्स नो, तो सिर्फ टैक्स का इफेक्ट आएगा डिवेंचर में और कहीं पे नहीं आएगा। तो जो फॉर्मूला लिखे थे ना एज इट इज, सिर्फ डिवेंचर में चेंज करेंगे, तो बोलो क्या फॉर्मूला लिखे थे, KEWE, इस सब में कोई टैक्स इफेक्ट नहीं होता है, आफ्टर टैक्स ही होता है, बिफोर कभी नहीं। तो प्लस नेक्स्ट क्या लिखे थे, KPWP प्लस KRWR, इस सब में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, टैक्स बेनिफिट फिनेंस कॉस्ट के लिए होता है, और वो आपका सिर्फ किस में आ रहा था, डिवेंचर में। तो आप बोलो डिवेंचर में KD लिखे थे ना, ये बिफोर टैक्स था, इसको आफ्टर टैक्स कैसे करोगे, 1-3 कर दोगे, KD बिफोर टैक्स था, उसको आफ्टर टैक्स करना होगा, तो क्या करोगे, 1-3 करोगे और इनटू कर लो वेट ऑफ डिवेंचर, बस इतना ही चेंज है।
ये नहीं कि टैक्स आफ्टर टैक्स बोल रहे हैं या बिफोर टैक्स, तो चेंज होते जाएगा, कहीं पे नहीं। सिर्फ जितना में फिनांस मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है वो आपका लोन पे होता तो टैक्स बेनिफिट लेते, और डिबेंचर इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट, तो ये दो जगह ही करोगे टैक्स, बाकी कहीं पे अप्लाई नहीं करोगे ना। मल्टीप्लाई करो, लिखते जाओ। तो बोलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, ये सब हो गया था कैलकुलेशन, ये एज इट इज लिख दो। 24.49 इंटू क्या था 0.25 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एज इट इज लिखो 27.29 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 प्लस रिटेन अर्निंग्स भी एज इट इज 18.33 multiplied by 0.15 but last 7.99 into 1 माइनस, अब बोलो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कुछ दिया या नहीं, एकदम स्टार्टिंग देखो क्वेश्चन 55%, तो 0.55 इंटू वेट कितना था, वेट कितना था 0.50, तो लास्ट थ्री, ये तो एज इट इज कैलकुलेशन किए थे, सिर्फ लास्ट वन चेंज हो गया ना। अब सारा कैलकुलेशन एज इट इज है, पहले किए थे, सिर्फ डिवेंचर में चेंज हो गया, तो डिवेंचर का चेंज करो और ऐड कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। हाँ बोलो। 24, हाँ 44 लिखो ना। हम अपना अपना देखो हैंड राइटिंग पहचान नहीं पा रहे, ऊपर लिखे थे कितना 44, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके बोलो। हाँ पहले 15 आया था, इसमें तो और कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा कैसे। 13.38, हाँ फास्ट बोलो, एक एक करके बोलो। 24.44 इंटू 0.25 कितना है 6.11 आया, तो सेकेंड 2.729, ये सब पहले भी आया था इतना, और ये भी एज इट इज कितना आया था बोलो 749, 745, अच्छा 7.95, बट लास्ट में चेंज आएगा ना, 1 - पॉइंट मतलब 0.45, 0.45 में इंटू करो 7.99 और फिर इंटू करो 0.5, 1.7978, ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 13 पॉइंट, रहने दो ना। तो ये था आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो ध्यान रखना, टैक्स बेनिफिट कहां लेते, टैक्स बेनिफिट एक्सपेंडिचर में कहां लेते, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सिर्फ आफ्टर टैक्स करना होगा तो वो दो जगह टैक्स एडजस्ट करोगे, बिफोर टैक्स था तो आफ्टर करोगे, क्लियर है। अब फिर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, लिखो। एग्जाम्पल, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल of a company, the weighted average cost of capital of a company is 18.75, the weighted average cost of capital of a company कितना 18.75%। finance structure, finance structure, cost, finance structure and cost, फिर percentage of weight, finance structure, percentage of weight and cost,
इक्विटी, इक्विटी कॉस्ट 24% और वेट 15%। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कॉस्ट 12%, वेट 10%। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, वेट 25%। डिबेंचर कॉस्ट 10%, वेट 30%। लोन क्वेश्चन मार्क और इसमें वेट है 20%। रेट ऑफ टैक्स 40%। यह है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। दो जगह क्वेश्चन मार्क है ना, वही आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंड ऑल्सो, अच्छा नीचे लिखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल्सो फाइंड cost of loan before tax. Also find cost of loan before tax. Yes, very important question. रेयर एक बार आया था, एक बार आया था, बहुत पहले आया था, मतलब जब एफएम बीकॉम में लेके आए, और इसके बाद ये नहीं दिए, इतना दिन नहीं दिए, मतलब 7 या 8 में दिए थे। 2006 से लेके आए थे बीकॉम में, एफएम 6 से आया, इससे पहले एफएम बीकॉम में नहीं था, और हम लोग मास्टर्स में पढ़े थे, तो आप लोग बीकॉम में पढ़ रहे, मतलब आप लोग का ग्रेड तो बढ़ गया है ना। तो मास्टर्स से था बीकॉम में लेके आए, तो उस टाइम दिए थे, 2006 के बाद 7 में दिए थे। और 6 में जो मेरे पास बैच था ना, हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इतना अच्छा बैच था। उस टाइम क्राउड बहुत अच्छा होता था, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स 6 सेमिस्टर, मतलब सेमिस्टर ना था, ईयर था, थर्ड ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और उसमें से कुछ रैंक होल्डर्स था, मतलब सीयू में गोल्ड मेडलिस्ट था, और उसमें सब मैक्सिमम अच्छा प्रोफेशन में है। इतना अच्छा बैच हमको बीकॉम में कभी नहीं मिला, वो बैच मेरा एकदम। और उसमें से बहुत सारे टीचर है, उसमें से बहुत सारे अभी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर है, प्रोफेशन में ही है फिर भी पढ़ा रहे हैं। कितना पैसा का लालच है देखो, प्रोफेशन में है, चार्टर्ड बन गया, चार्टर्ड तो पढ़ाता है, ठीक है, सीएस बन गए, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी में जॉब करते, फिर भी क्लास देते, कितना सारे है। बहुत अच्छा बैच था। खैर, उन लोग का आया था, और उसमें मार्क्स बता रहे, एफए में कितना मार्क्स लेके आए थे, 98। एक गर्ल स्टूडेंट्स लेके आए थे, वो यातन का कॉलेज, यातन का थे, उसका एक फ्रेंड, वो अकाउंट्स में 98। बोला अरे तुम एफए में 98 और अकाउंट्स में 98, मतलब कितना कंपटीशन चल रहा था, इतना अच्छा स्कोर होता था, वो भी था दिन। चलो आजकल वो लॉकडाउन के बाद सब सब मेमोरी से हटा दिए, डिलीट ही कर दिए एकदम, है ना। ओके ओके ओके, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बोलो इसमें क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, बताओ क्या मिसिंग है। एक कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। दूसरा क्या मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ लोन। लेकिन कॉस्ट ऑफ लोन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला ना, क्या फॉर्मूला था, आई इंटू 1 - 3। वो कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट तो नहीं दिया ना। तो लेकिन देखो, शुरू में देखो वेटेड एवरेज दे दिया ना, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और उसमें वो मिसिंग आ जाएगा। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मिसिंग आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स तो फाइंड कर ले,
और क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो लिख लो, लिखो अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या दिया था, बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिए थे, 24%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, 24%। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग्स के आर, ये भी कितना हो जाएगा 24%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स दोनों इक्वल होता है ना। नेक्स्ट वेट, वेट परसेंटेज मतलब रेशियो। अब सबका वेट फाइंड कर लो, सबका वेट फाइंड करो। फर्स्ट क्या था इक्विटी, तो क्या लिखोगे इक्विटी, तो क्या लिखोगे डब्ल्यू। बताओ कितना परसेंट था इक्विटी, इक्विटी 15, वेट है ना, वेट देख रहे हैं, तो 15/100 क्या होता है 0.15। साइड में लिखते जाओ। इक्विटी के बाद क्या था प्रेफरेंस, WP, ये कितना परसेंट था, तो 10/100 0.1 हो गया आपका, है ना। परसेंटेज तो डिवाइड बाय 100 पॉइंट में आ जाएगा ना। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स WR। रिटेन अर्निंग्स कितना परसेंट दिए थे, मतलब क्या हो गया 0.25 हो गया आपका। फिर वेट ऑफ डिवेंचर, ये आपका 30% था ना, मतलब 0.3 हो गया। और वेट ऑफ लोन ये आपका 20%, तो 0.2। तो सबका वेट लिख लिए और सबका कॉस्ट तो पता चली गया। एक मिसिंग था, कौन सा कॉस्ट मिसिंग था, के एल मिसिंग था ना। यस, अब फॉर्मूला लिखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू क्या लिखोगे डब्ल्यू ई, सॉरी के ई डब्ल्यू ई, के ई डब्ल्यू ई प्लस, नेक्स्ट क्या लिखोगे, बोलो बोलो, के ई डब्ल्यू ई, फिर क्या लिखोगे के पी डब्ल्यू पी, फिर क्या लिखोगे के आर डब्ल्यू आर प्लस के डी डब्ल्यू डी और प्लस के एल डब्ल्यू एल। ओके, सबका कॉस्ट और वेट एंड इज इक्वल टू, ये वेटेड एवरेज आपको दे दिए थे ना, ऊपर देखो कितना परसेंट दिए थे 18 पॉइंट, क्या था 18.75, ये आपको ऑलरेडी दे दिए थे। अब सबका कॉस्ट जो पता है वो लिखते जाओ, कॉस्ट और वेट। बोलो के ई कितना था 24, इसमें वेट कितना आया था 0.15, ठीक है 24 इंटू 0.15 प्लस केपी, केपी कितना दिए थे 12 इंटू, अब बोलो इसमें वेट क्या था 0.10 प्लस थर्ड के आर, ये भी तो 24 है, इंटू वेट कितना बोलो 0.25 प्लस के डी 10 इंटू वेट कितना 0.30 प्लस, बट के एल तो मिसिंग है ना, वो फाइंड, तो के एल लिख लो, के एल यही तो फाइंड करना, इंटू अब बोलो वेट कितना 0.20 एंड इज इक्वल टू कितना है 18.75। अब बोलो मिसिंग क्या था के एल, बाकी सब तो मिल गया ना, अब सॉल्व करोगे के एल मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा ना। यस, तो फाइंड करो, फाइंड करो, इनटू करो सबको, 24 इंटू 0.15 3.6, यस 3.6 प्लस 12 इंटू 0.1 1.2 प्लस 24 इंटू 0.25 6 प्लस 10 इंटू 0.3 था ना, क्या था डिवेंचर 0.3 था ना, 10 इंटू 0.3 कितना हो रहा है 3, और इसको नहीं कर सकते, ये हो जाएगा 0.20 इंटू के एल, 0.20 इंटू के एल इक्वल टू
18.75, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, मतलब यहां तक इन सबको जोड़ो। इसको नहीं जोड़ोगे, इसको नहीं जोड़ोगे, इसके साथ के एल है, तो 0.20 के एल इक्वल टू 18.75, इससे माइनस करोगे 6 3 9 10 13 13.8, माइनस कर दो 13.80, तो 0.20 के एल 0.20 के एल इक्वल टू माइनस करने से कितना आ रहा है 4.95। अब बताओ के एल इक्वल टू क्या हो रहा है 4.95 डिवाइड बाय 0.20, 20। तो कॉस्ट ऑफ लोन मिल गया हम लोग को, कितना लोन है कॉस्ट 24.75। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यस, इजी है ना। नेक्स्ट, अब इसमें एक एक्स्ट्रा और पूछे, क्या पूछे, क्या पूछे आपसे, कॉस्ट ऑफ लोन बिफोर टैक्स, कुछ नहीं था मतलब आफ्टर टैक्स था, तो उसको बिफोर टैक्स में लेके आओगे ना। लिखो द के एल कॉस्ट ऑफ लोन बिफोर टैक्स, ये भी पूछा आपसे। तो आफ्टर टैक्स कैसे करते थे, 1 - t इंटू करते थे ना। तो बिफोर टैक्स क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो लिखो के एल आफ्टर टैक्स, के एल आफ्टर टैक्स, ओहो ओहो, कहां गया, किधर गए, यस, के एल बिफोर टैक्स डिवाइड बाय करोगे 1 - t, तो बिफोर टैक्स आ जाएगा। बस इतना कैलकुलेशन करना है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, अब सॉल्व करो। केएल कितना आया था बोलो 24.75 डिवाइड बाय 1 - टैक्स रेट क्या था 40%, 0.4 है ना, मतलब 0.6 से डिवाइड कर दो, 0.6 से डिवाइड करो 41.25%, ये हो जाएगा आंसर। तो कॉस्ट ऑफ लोन बिफोर टैक्स 41.25%। क्लियर है, समझ में आया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस हम लोग सीख लिए, अगर ओएट है, ओएट क्या होना चाहिए बुक वैल्यू, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे। एक और पार्ट है, अगर ओएट बुक वैल्यू नहीं मार्केट वैल्यू है, तो कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। इसको लेके एक कहानी है, मार्केट वैल्यू को लेके एक कहानी है। क्या कहानी है, फिर यातन कॉलेज, यातन कॉलेज, उसमें मैंने 2 फॉर्मूला दिए थे। एक स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किए, कहा ना, क्लास में पहले इंटरनल होता था ना, वो सेंटअप होता था, इंटरनल नहीं सेंटअप, वो क्लियर करेंगे तो फाइनल एग्जाम दे पाएंगे। उस सेंटअप में ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला वो लड़के क्लास कर मतलब एग्जाम में दे के आए, और वो मैम कॉपी चेक किए, काट दिए, और उसका मार्क्स थोड़ा कम हो गया। और वो फिर अरे अरे सेंटअप में क्लियर तो हो गया ना, उसको नहीं ये करना चाहिए था, फिर भी वो जाके मैम से झगड़ा कर लिया कि मेरा कम कैसे आया एफए में। तो मैम बोले यार तुम्हारा ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन किए थे गलत है। बोला गलत तो नहीं है, फॉर्मूला है। बोला नहीं, हम कॉलेज में तो ऐसे नहीं सिखाए, तुम कैसे कर लिए। तो फिर वो बोला नहीं, मेरा सर ऐसे कराए। बोले तुम्हारा सर कराया, हम तो नहीं कराया ना, मेरा एग्जाम में तो ऐसे करना चाहिए, और ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं। उसको ये लग गया सर कैसे भूल बोल दिया, तो मेरे पास आए, मेरे से झगड़ा करने लग गए, बोले आप भूल पढ़ाए। बोले भूल नहीं पढ़ाए बाबू, है ऑप्शन ये। बोला नहीं, मैम तो बोले नहीं ये गलत है। फिर मैंने उनको बुक्स लेके आए, प्रोफेशनल बुक्स में दिखाया, देखो ये फॉर्मूला है। और फिर वो बुक्स लेके गए, और मैम से करे देखिए ये बुक्स है, इसमें आप फॉर्मूला दिए, आप कैसे बोल दिए नहीं होगा, मेरा मार्क्स दीजिए। एक्चुअली वो लड़के गोल्ड मेडलिस्ट, टॉप किए बीकॉम में, एमकॉम किए, एमकॉम में भी गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट। इसके बाद वो यातन में ही प्रोफेसर बने, फिर यातन छोड़ के गवर्नमेंट कॉलेज में हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो गवर्नमेंट कॉलेज चले गए। तो यस क्या है वो कहानी सब डिस्कस कर लिए, लेकिन उसमें क्या मिस्टेक नहीं था, मैंने क्या बोले थे और इसमें क्या
अप्लाई हो रहा था, दोनों ही बताएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है एग्जाम में वो मैम जैसा अगर टीचर के पास कॉपी चला गया, उनको पता नहीं ऑल्टरनेटिव है, वो तो काट देगा ना आपको, वो तो काट देगा ना। तो इसीलिए दोनों फॉर्मूला सिखाएंगे, लेकिन एक ही अप्लाई करोगे उन लोगों ने जो बोलता है, ठीक है। दूसरा अप्लाई करोगे तो पता नहीं मार्क्स देगा या नहीं, ठीक है ना। ओके, क्या टाइम हो रहा है बोलो? नहीं तब आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, अनदर मेथड। कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? यस। तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क